हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 16 से 20 सितंबर तक का था। ये एक ऐतिहासिक हफ्ता रहा जहां पर अमेरिका के सेंट्रल बैंक्स ने अपने रुख में बदलाव करते हुए ब्याज दरों में एक कटौती कर दी है। ये 4 सालों के बाद है जब अमेरिका में पहली बार ब्याज दरों में आधा प्रतिशत ब्याज दर काटी गई है, जिसके बाद फेड चेयरमैन ने आगे आने वाले इस साल के 2 और मीटिंग में पाव प्रतिशत यानी क्वार्टर प्रतिशत 2 बार काटने की संभावना जताई है। यानी इस साल में दिसंबर तक में टोटल करीब 1% ब्याज दरों में कटौती होने की बात कही गई है। अगले साल यानी 2025 में भी उन्होंने क्वार्टर % की रेट से करीब 4 रेट कट आने का अंदेशा जताया है। यानी फिर से 1 परसेंटेज पॉइंट अपना 2025 में भी काटने की बात कही गई है और 2026 में भी उनका अनुमान है कि पाव प्रतिशत 2 बार काटा जा सकता है, जिसका मतलब है कि 2026 तक में यानी 18 महीनों में करीब 2.5% ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना जताई है, जो यहां से करीब आधी ब्याज दर हो जाता है। अभी कुछ 5-5.5% पे ब्याज दर चल रही है अमेरिका में, जिसका मतलब है कि अमेरिकन इकोनॉमी भी पटरी पर आने की पूरी संभावना हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्याज दर कटेगी वैसे वैसे वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी और जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल आने लगेगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ने की भी एक आशंका जताई गई है, लेकिन फेड चेयरमैन ने कहा है, भरोसा जताया है कि अभी के लिए उन्हें लग रहा है कि इन्फ्लेशन पूरी तरह कंट्रोल में है, तो इसमें अभी डरने वाली कोई सिचुएशन नहीं लग रही है। अमेरिका में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से होने से इसका सीधा फायदा हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आज की तारीख में अमेरिका को ही जाता है। वैसे इस हफ्ते की शुरुआत एक एक्साइटिंग नोट पर हुई थी जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ की जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी शेयर बाजार में। 120% के प्रीमियम के साथ ये शेयर लिस्ट हुआ था और इसके बाद ये शेयर में सभी को हिस्सेदारी लेनी थी, जिसकी वजह से इसमें 2 दिनों तक ऊपरी सर्किट लगा हुआ था। बाजार एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा था पहले 3 दिनों में एज एक्सपेक्टेड। जो बाजार के ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन घटाने में लगे हुए रहे। गुरुवार को जैसे ही सुबह में मार्केट ओपन हुआ और बुधवार रात को जब पता चला कि आधा प्रतिशत की रेट कट की गई है, तो उसमें एक गैप अप ओपनिंग होने की संभावना पूरी थी। ऑप्शन चेन ये बता रहा था कि 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे खुलने की संभावना थी, लेकिन इसके बदले करीब 95 पॉइंट यानी 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप के साथ ही ओपनिंग देखने को मिली गुरुवार के सेशन में। लेकिन कुछ समय बाद ही यहां पर बाजार में एक सेल ऑफ देखने मिला। मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में एक तरफा सेलिंग बनती गई और दोपहर होते होते इसमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर बन गया था, और जिसके बाद निफ्टी में भी कुछ सेलिंग का प्रेशर देखने में मिला। इसमें एक ये घबराहट का माहौल जैसा बन गया था। निफ्टी में तो थोड़ी थोड़ी देर में एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। दिन खत्म होते होते निफ्टी ने संभलकर एक क्लोजिंग दी थी, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर जैसे मूड कंप्लीटली बदल गया हो और सब कुछ अचानक से एक नए बाइंग के दौर में आ गया हो। निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया शुक्रवार के सेशन में, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं थी। इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में रिटेल निवेशकों की जबान पर सिर्फ 2 ही शेयरों के नाम रहे, जिसमें एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें एक तरफा तेजी देखने को मिली थी पहले 3 दिनों में, और उसके उलट 2 दिनों में नीचे के सर्किट पे भी एक बार आ गया था शेयर और उसमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला।
150 पे लिस्टिंग होने के बाद ये शेयर 188 तक गया था और उसके बाद ये शेयर फिर से 160 के रेंज में आ गया है, जिसमें काफी सारे निवेशक ऊपर के लेवल्स में फंसे हुए नजर आ रहे थे। और दूसरा जो शेयर है जिसके बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था वोडाफोन आइडिया का शेयर। इस कंपनी में रिटेल निवेशक जिसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि ये कंपनी शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली ये कंपनी है। ये शेयर 28 जून को 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से इस शेयर में जो सेलिंग की और बुरी खबरों का जो दौर चला है, ये शुक्रवार को एक समय के लिए 10 रुपए के नीचे भी ट्रेड कर रहा था। अब सोचिए कि 3 महीने में ये शेयर आधा हो गया है, और जबकि गत हफ्ते में इसमें खबर थी कि कंपनी के प्रमोटर ने भी इसमें करीब करीब 1.25 करोड़ शेयर की बाइंग की है। इसका एफपीओ आया था अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, जो 11 रुपए में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, जिसमें कंपनी ने करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाए भी थे। जिसके बाद से ये शेयर में एक रैली देखने को मिली जो 19 से 20 रुपए तक गया, और ये फिर से अब एफपीओ प्राइस के नीचे आ गया है। यहां पर डिफेंस के शेयरों की भी हम बात कर लेते हैं। डिफेंस के शेयरों में कुछ महीनों से हमने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये एक समय कुछ महीनों पहले ये शेयर बाजार के डार्लिंग स्टॉक्स बने हुए थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चलते इन शेयरों में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला है, जो करीब करीब 20 से 30% तक का है। कुछ शेयरों में तो करीब 40% तक का भी करेक्शन आ गया था। इन शेयरों में गिरावट होने की वजह से मीडिया में एक रिपोर्ट निकली थी शुक्रवार को, जिसमें यह बताया गया था कि इन शेयरों में कितना रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ है, जिसके बाद एक उछाल और एक बाउंस बैक देखने को मिला गुरुवार के सेशन में डिफेंस और रेलवे के शेयरों में। यहां पर हम बता दें कि इसी सप्ताह में एक्सेंचर की से एक रिपोर्ट आई है, एक्सेंचर लिमिटेड की, कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के प्रमोशंस और सैलरी हाइक्स को 6 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके बाद हमारे यहां की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इनके शेयरों में भी एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। चलिए अब यहां पर कुछ एफआईआईज की भी बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में अभी तक करीब 26,336 करोड़ की नेट बाइंग की है, जिसमें से शुक्रवार के सेशन में एक अकेले दिन में 14,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। ये बाइंग मुझे लगता है कि पिछले 5 या 10 साल में एक दिन में इतनी बड़ी बाइंग एफआईआईज की ओर से शायद ही देखने को मिली हो। इस हफ्ते में अगर टोटल देखा जाए तो एफआईआईज ने करीब 10,000 करोड़ की बाइंग भी की है। चलिए अब यहां पर कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड के भाव शुक्रवार को 74,100 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। गत सप्ताह के मुकाबले इस कमोडिटी में करीब 600 रुपए की उछाल देखा गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव 2587 यानी 2587 के आसपास चल रहा था। ये कमोडिटी अभी इंटरनेशनल मार्केट में अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। कच्चा तेल भी $71 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो गत सप्ताह भी इसी लेवल्स के आसपास था। बिटकॉइन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय $63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो गत सप्ताह से करीब $4,000 ऊपर ट्रेड कर रहा है। गत सप्ताह में करीब $59,000 के आसपास था। रुपया भी डॉलर के सामने 83.49 पर आ गया है, जो कि गत सप्ताह के मुकाबले 50 पैसे घट गया है। ये इंटरनेशनली सारे करेंसीज, क्योंकि रेट कट होने से अमेरिकन यूएस डॉलर कमजोर हुआ है, उसी के सामने बाकी सब करेंसीज मजबूत हो रही है। यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 434 अंक बढ़कर 25,790 पर यानी 25,790 पर आ गया है। बैंक निफ्टी भी 53,793 यानी 53,793 पर यानी 1855 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 84,544 यानी 1653 1653 अंक बढ़कर बंद हुआ है।
अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस, इनमें ही मेन तेजी देखी गई है और ये करीब 3.5% तक बढ़े हैं इस सप्ताह में। निफ्टी ऑटो भी करीब 2.25% तक बढ़ा है। निफ्टी और निफ्टी एफएमसीजी में करीब 1.25% से 1.25% तक की बढ़त देखी गई और ये सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं इस सप्ताह में। अब हम कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी, ये करीब 2 से 2.25% तक घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी और सबसे पहला नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 36% तक बढ़ गया है। यहां पर एक रिपोर्ट है कि इसी सप्ताह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही है और कंपनी ने यानी एनएसई ने अपने शेयरधारकों को एक बोनस भी दिया है, जिसकी वजह से लिस्टेड एंटिटी बीएसई में एक जोरदार उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से ये 36% तक बढ़ा है इसी सप्ताह में। कॉनकॉर्ड बायोटेक में भी एक उछाल देखने को मिला जो 25% तक बढ़ गया है इसी सप्ताह में। उसके बाद नाम है मैक्स हेल्थ केयर का, थर्मैक्स लिमिटेड का, केपीआर मिल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोडा डेवलपर्स, आसाही इंडिया ग्लास, सोभा डेवलपर्स, अडानी ग्रीन, हिमाद्री स्पेशलिटी, जो कंटिन्यूसली पिछले 2-3 हफ्ते से ये नया हाई बनाते जा रहा है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड और ग्रेफाइट इंडिया, सीडीएसएल, एक्शन कंस्ट्रक्शन, फिनिक्स मिल्स, ये सारे के सारे शेयर करीब 11 से 17% तक बढ़े हैं इसी सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है बहुचर्चित कंपनी वोडाफोन आइडिया, जो करीब 22% तक लुढ़क गया है इस एक सप्ताह में। इसके बाद है ग्लेनमार्क लाइफ, पीएनबी हाउसिंग, बीएलएस इंटरनेशनल, केएनआर कंस्ट्रक्शन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इंडस टावर्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 9 से 11% तक घटे हैं इस एक सप्ताह में। अब यहां पर चलिए हम कुछ अगले हफ्ते की बातें कर लेते हैं, जो 23 से 27 सितंबर तक का है। आने वाला हफ्ता सितंबर महीने की आखिरी एफ&ओ की एक्सपायरी वाला हफ्ता होगा। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव थे और जिसमें अमेरिका से धमाकेदार संकेत भी मिल रहे थे। वहां पर आईटी में और टेक्नोलॉजी कंपनीज में की बदौलत नैस्डैक में एक जबरदस्त तेजी देखी गई थी और डाउ जोन्स और S&P 500 भी रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे। मार्केट्स की ओपनिंग कुछ खास तो नहीं थी क्योंकि वीकेंड था, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स कोई बड़ी पोजीशन बनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब एफआईआईज ने बाइंग शुरू की, वहां से मार्केट वन वे ट्रैक पर रैली करते हुए नजर आए। वन वे ट्रैक पर सिर्फ तेजी ही कर रहे थे। दोपहर में एक जोर से एक झटका आया, जहां पर निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट भी देखी गई। तो जितने गेन्स थे वो पूरे वाइप ऑफ हो गए थे एक ही समय में। लेकिन कुछ ही मिनटों में वापस से ये पूरी की पूरी रिकवरी देखी गई और बाजार ऊपरी लेवल पर फिर से ट्रेड करने लगा था। ये एक रिकॉर्ड क्लोजिंग की तौर पे देखा जा रहा है, जहां पर सभी मेजर इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर बंद किए हैं वीकली बेसिस पर। क्लोजिंग के समय निफ्टी 375 अंक, बैंक निफ्टी 755 अंक और सेंसेक्स भी करीब 1359 यानी 1359 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। इससे पहले सारे इंडाइसेस में एक ऑल टाइम नया हाई भी बना है। निफ्टी का अब तक का लाइफ हाई बना है 25,849 यानी 25,849। बैंक निफ्टी का हाई बना है 54,066 यानी 54,066 और सेंसेक्स का हाई बना है 87,694 का, जो अब तक का लाइफ हाई और ये रिकॉर्ड लेवल्स आज तक कभी इससे पहले देखे नहीं गए हैं। अब आगे क्या होगा
ये जो रैली चल रही है ये मेजरली लार्ज कैप के बदौलत ये पूरी रैली आई है। ये लार्ज कैप्स ही इसको लीड कर रहे हैं, जहां पर मेजॉरिटी बाइंग आ रही है, जिसमें मेजरली बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने रैली को लीड किया है। आप देखेंगे स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जिन्होंने इस शुक्रवार के सेशन में भी इस रैली में पार्टिसिपेट किया है। वहीं पर लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा महिंद्रा, एल&टी, इनमें भी अच्छी तेजी देखी गई। ये भारी भरकम हाथी शेयर्स है जिनमें अच्छे उछाल की वजह से ये पूरी रैली संभव हो पाई है। निफ्टी पिछले 4-5 सत्रों में एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा था, जिसमें अब एक ब्रेकआउट आ गया है शुक्रवार के सेशन में। बुल्स के लिए अभी 25,500, 25,600 के ऊपर वो अपनी पकड़ को और मजबूत बनाते चले जाएंगे। निफ्टी ने 2 हफ्तों में करीब 938 अंकों की बड़ी चाल चल दी है। वहीं बैंक निफ्टी ने भी करीब 3,216 अंक की बड़ी छलांग लगाई है 2 सप्ताह में। शुक्रवार को डिफेंस और रेलवे शेयरों में फिर से जो तेजी आई है, जो आलम देखने मिला है, इसका मतलब है कि बुल्स अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो पिटे हुए सेक्टर्स थे उनमें फिर से एक रिवाइवल देखने को मिला है। निफ्टी अभी 26,000 के लेवल को एक अगले टारगेट के तौर पर अब देखा जाएगा। इतनी बड़ी तेजी के बाद अब हो सकता है कि मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहां पर अब कोई गिरावट में ही खरीदारी करने की सलाह है। 26 सितंबर यानी गुरुवार को यूएस के Q2 के जीडीपी के आंकड़े भी रिलीज होंगे और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच भी होगी। ये एक काफी अच्छा और अहम इवेंट है जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। अब अगला हफ्ता, क्योंकि एक्सपायरी वाला हफ्ता होने वाला है, तो इसमें वॉलेटिलिटी होने की काफी संभावना है। और वैसे भी इतनी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होने की काफी संभावना बन रही है। तो सलाह यही है कि कोई भी गिरावट आने पर ही अब नई और फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23/9 से लेके 27/9 के बीच में बाजार का हाल हकीकत में क्या उभर के आने का कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट पिक्चर क्या बता रहे हैं। इसके बीच में ख्याल रखना पड़ेगा, हम लोग का एक्सपायरी है 26 तारीख को, बृहस्पतिवार को, जो सितंबर महीना का एक्सपायरी है। और सितंबर महीना में एक्सपायरी के बाद भी मंथली क्लोजिंग आ रहा है 2 दिन बाद, लेकिन अक्टूबर जैसा लंबा क्लियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिस हिसाब से क्लोजिंग है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक्सपायरी होते हुए भी जिस हिसाब से क्लोजिंग है, बाजार का हाल हकीकत चार्ट क्या बता रहा है। मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली स्पॉट, दाईं तरफ है निफ्टी डेली। तो पहले बाईं तरफ अगर बात कर लेते हैं निफ्टी वीकली के बारे में, क्लियर कट ब्रेकआउट एंड हाईएस्ट एवर क्लोजिंग। कोई वीकनेस नहीं है, खाली सावधानी रहना पड़ेगा, क्योंकि एमएसीडी का स्लोप जिस हिसाब से ऊपरी हिस्से के ऊपर स्लोप चेंज हुआ है और जो टोटल सिनारियो है उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉशस मोड अप्रोच करना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं है। डेली चार्ट अगर देखा जाए तो डेली चार्ट में भी इस बार भी ये प्रूव हुआ 13 डीएमए के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग और उसका हाई तोड़ने के बाद बाजार का हालत क्या हो सकता है। मैं यहां पर 13 डीएमए ब्लू लाइन के ऊपर लिया हूं और जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन है ये एनवलप का अपर बैंड एंड लोअर बैंड। एनवलप कब यूज होता है, जब प्राइस एक्शन हायर एंड में पहुंचता है और ये कॉन्फ्लुएंस होता है कि आरएसआई ओवरबॉट जोन एंड एनवलप अपर बैंड हिट हो रहा है। उस टाइम थोड़ा सा कॉशस मोड अप्रोच करना जरूरी है, खास करके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है, यहां हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम रुक रुक के जा सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ हाई ओवरबॉट जोन। ये दिमाग में रख के कि बाजार जहां पर बंद हुआ है, स्पॉट निफ्टी जिस हिसाब से बंद हुआ है 25,790, मेरे हिसाब से लास्ट टाइम आप लोग से जो मेरा बातचीत हुआ था, जिस हिसाब से हम लोग टेक्निकली बातचीत किए थे कि
यहां पर बाजार का जो हाल हकीकत है, अभी हम लोग का सामने में जो रेजिस्टेंस है फिलहाल, जिस हिसाब से क्लोजिंग हो चुका है, मेरे हिसाब से दो जगह हम लोग को थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। एक तो है 26,268 से लेके 26,277, ये एक जोन रहेगा जहां क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर। और कहीं अगर ये क्रॉस होता है, तब जाके नया सोच हम लोग नए तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सामने एक्सपायरी, हाईली ओवरबॉट जोन, थोड़ा सा कॉशस मोड रखना चाहिए। ये था निफ्टी का। अब चलिए बैंक निफ्टी का बातचीत में। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट बाई तरफ है, दाई तरफ है बैंक निफ्टी का स्पॉट डेली। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, जो कि काफी दिन का लंबा ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करके 2018 से जो ट्रेंड लाइन मेंटेन करके आया है, इसके ऊपर इसके करीब जब जब पहुंचता है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा मोमेंटम स्लगिश हो जाता है। और जिस हिसाब से हायर एंड में क्लोजिंग हुआ है, हम लोग को थोड़ा सा देखना चाहिए। स्पेस है बैंक निफ्टी के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहीं से बैक गियर का कोशिश होगा, कोई नेगेटिव सोच नहीं है। एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है, अभी भी थोड़ा सा स्पेस है बैंक निफ्टी में, बार बार बोल रहा हूं। और एक्सपायरी का देखते हुए सामने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, वो क्या होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा डेली चार्ट देखने के बाद। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी स्पॉट में यहां थोड़ा स्पेस है, ये स्पेस थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। और आरएसआई जहां पर पहुंच चुका है, मोमेंटम तो है। जैसे लास्ट वीक में हम लोग बताए थे कि इस बार फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा गौर करना चाहिए निफ्टी के सिवा, बट ओवरऑल ये दोनों चलेगा तो निफ्टी भी चल सकता है, वही हुआ। 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देने होने के बाद हाईएस्ट हाई अगर क्रॉस होता है तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सब मिला जुला के बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब है। सिचुएशन जो है वो ऊपरी हिस्से में हाईली ओवरबॉट जोन में हम लोग एंट्री ले रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा कॉशस मोस्ट। ट्रेंड इज कंसर्न, मोमेंटम इज कंसर्न, देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव, बट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। 55,370 एक पहला सोच होना चाहिए, यहां पर देखना चाहिए। उसके बाद 55,750, ये एक राउंड नंबर याद रखिएगा, दोनों ही राउंड नंबर है। यहां यहां जैसे ही बैंक निफ्टी अगर पहुंचता है तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशस अप्रोच लेना चाहिए। बाकी एज पर द ट्रेंड इज कंसर्न, एज पर द चार्ट इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल अभी तक हमको जो चार्ट हिसाब से लग रहा है। अब चलिए हम लोग का आज एक और इंडेक्स का बात करेंगे, वो है फाइनेंशियल निफ्टी। मेरा दाई तरफ डेली है, बाई तरफ वीकली है फाइनेंशियल निफ्टी। वीकली चार्ट इज कंसर्न, लाइक बैंक निफ्टी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, एमएसीडी का स्लोप पॉजिटिव, 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग। यहां पर बातचीत करना ज्यादा ठीक नहीं है, बट हाँ हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है, खास करके फाइनेंशियल निफ्टी। और डेली के हिसाब से देखा जाए तो डेली में थोड़ा सा स्पेस है, हाईली ओवरबॉट जोन है, सेम थीम अप्रोच कर रहा हूं। 13 डे में एनवलप का हायर बैंड, लोअर बैंड, तो हायर बैंड के आसपास आते हैं। और जब जब ये हुआ है, 2-4 दिन टाइम लगा है, उसके बाद से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो वो दिमाग में रख के नियर टू 13 डीएमए से अभी दूर भी हो चुका है, तो नियर टू 13 डीएमए इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी हम लोग को थोड़ा सा कॉशस अप्रोच रहना चाहिए, बट द ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, खाली एक कॉशस अप्रोच लेना चाहिए और देखना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर उभर के आ रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे वो तीनों स्टॉक है फाइव स्टार बिजनेसेस एंड फाइनेंस, ग्राफाइट इंडिया एंड आईटीडी सीमेंटेशन। ये तीनों स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक टेक्निकल विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये पसंद आए कि मेरा ये सोच, नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग काइंडली आप लोग के हिसाब से फिर टेक्निकल्स एंड एज वेल एज फंडामेंटल चेक करना ना भूलिएगा। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं आफ्टर ए बिग कंसोलिडेशन, बिग रिट्रेसमेंट, काफी हफ्ता से रिट्रेसमेंट होने के बाद एक अच्छा क्लोजिंग आया, उसके अंदर वॉल्यूम भी है। बट हिसाब से देखा जाए 2023 जून जुलाई के बाद से अभी तक एक रेंज के अंदर ये प्राइस एक्शन चल रहा है, मैंने ऊपर में ये बैंड, नीचे में ना तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ ना इसके नीचे क्लोजिंग हुआ। अब जहां फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मोमेंटम है, ये एक स्टॉक है जहां पर हम लोग देख सकता है कि इसका नेक्स्ट मोमेंटम कहां उभर के आने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि वीकली एमएसीडी का स्लोप थोड़ा चेंजेस हुआ है, वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई कंसर्न मोमेंटम ऊपरी हिस्से के जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये 840 के ऊपर मोमेंटम कैरी करता है तो हो सकता है क्लोजिंग बेसिस अगर होता है 840 के ऊपर, तो हो सकता है इस स्टॉक के अंदर एक सिनेरियो बन सकता है, एक चेंज इसका। तो दैट्स वाई इस स्टॉक को रिडार में रखना चाहिए कम से कम 3 हफ्ता से लेके 3 महीना। ग्राफाइट इंडिया काफी पुराना स्टॉक है, इसका भी एक आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड एक अच्छा क्लोजिंग आया है। बट मूविंग एवरेज इज कंसर्न 1326 का क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं, जो क्रॉस डाउन होके अभी रखा है। ऊपर में मैं ये ब्लू लाइन ड्रॉ किया हूं, खास करके देखा जाए तो ये जो 625 विथ फिल्टर 632, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है बार बार यहां जाके रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो दिमाग में रख के इसको एनालिसिस करना चाहिए। और जिस हिसाब से एमएसीडी, स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई का स्लोप चेंज हुआ है और मोमेंटम चेंज हुआ है, इंडिकेशन जिस तरफ है, देखना ये पड़ेगा कि अब प्राइस इसको बिहेवियर को वही दिशा में ले जाने का कोशिश कर रहा है कि। दैट्स वाई 632 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स फॉर ग्राफाइट इंडिया। आईटीडी सीमेंटेशन अचानक बहुत जोर मंदी के बाद फिर संभाल लिया और 1326 का जो जोन है उसी के अंदर रहा। ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ किया, वो ट्रेंड लाइन भी अभी तक टूटा नहीं, और नीचे में ये जो जोन है अराउंड 460 टू 450 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब देखना ये पड़ेगा, क्लोजिंग तो हाईएस्ट एवर दिया, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग देखा जाए तो ये क्लोजिंग था 558 और इस बार का क्लोजिंग आया है 562, तो क्लोजिंग के हिसाब से हाईएस्ट एवर क्लोजिंग। बट ऊपरी हिस्से में ये तीनों टॉप जो है 590 के आसपास, वो 3-4 टॉप मल्टीपल टॉप एरिया होके रखा है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये ट्रेंड लाइन भी टूट के ऊपर जाने का मोमेंटम मिल सकता है। तो दैट्स वाई ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक बना हुआ है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। एमएसीडी का फर्स्ट वीक का स्लोप चेंज हुआ है, बट अभी तक नेक्स्ट मोमेंटम जो स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई कैरी करना चाहिए वो अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं। दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा कि 590 के आसपास ये स्टॉक का बिहेवियर क्या रहता है, या नीचे की तरफ फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए, ये चीज देखने के लिए आईटीटी सीमेंटेशन मेरा नजर में रहेगा नेक्स्ट 3 वीक से लेके 3 मंथ तक। तो ये था आज तीनों स्टॉक का विश्लेषण। फिर से मैं याद दिला देता हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।